जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। शाम के 7 बज चुके हैं। डिफेंस से जुड़ी कुछ खास खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आई नो मैच भी है, मैच भी देखिए आप, लेकिन साथ में थोड़ा सा मेरे वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, देख भी लीजिएगा। दरअसल असम राइफल से जुड़ी बड़ी खबर मेरे पास है, लेकिन आज बुलेटिन की शुरुआत अग्निवीरों की खबर के साथ करेंगे, क्योंकि इंडियन रेलवे ने कहा है कि हम अग्निवीरों को नौकरी देंगे। दरअसल अग्निवीरों को लेकर जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था वो यही था कि 4 साल बाद ये बच्चे करेंगे क्या। अचानक से जो बच्चा 40,000 सैलरी ले रहा था वो बेरोजगार हो जाएगा, फिर वो क्या करेगा। तो अब सीएपीएफ के बाद भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे भी सामने आया। उसने कहा कि हम अग्निवीरों को नौकरी देंगे। पूरी खबर क्या है? इस खबर के अनुसार भारतीय सेना और भारतीय रेलवे के बीच एक MOU साइन हुआ है। सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए समर्पित सहायता प्रणाली स्थापित होगी, यानी कि यहां पर सिर्फ अग्निवीर नहीं, लेकिन जो परमानेंट जवान जो 17 साल 20 साल जॉब करके आ रहे हैं उनको भी रेलवे कह रहा है कि हम नौकरी देंगे। पूर्व सैनिकों के लिए, जो पूर्व सैनिक होंगे, इसमें अग्निवीर नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेवल 2 ऊपर के पदों में 10%, लेवल 1 के पदों में 20% का आरक्षण मिलेगा। और बात अग्निवीरों की करें तो पूर्व अग्निवीरों के लिए लेवल 2 में 5%, परमानेंट जवानों के लिए देखिए 10% है, अग्निवीरों के लिए 5% है। अपर पदों में भी 5% आरक्षण जो है, लेवल 1 के जो पद हैं उसमें भी 5%, और लेवल 1 के पदों में 10% आरक्षण जो है अग्निवीरों को मिलेगा। ऊपर के पदों में 5% है, लेवल के पदों में 10% आरक्षण जो है ये अग्निवीर भाइयों को दिया जाएगा। तो रेलवे कह रहा है कि हम अग्निवीरों का इंतजार कर रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं, हम उनको नौकरियां देंगे। लगभग 30,000 के आसपास अग्निवीर जो हैं वो अब बेरोजगार हो जाएंगे इस साल। उनके पास सबसे बड़ा संकट यही होगा कि वो लोग बच्चे करेंगे क्या। तो सीएपीएफ कह रही है, जिसमें सीआईएसएफ की बात करें तो वो तो 50% तक कोटा देने के लिए तैयार हैं। बाकी सीएपीएफ कोई 10 तो कोई 20% तक कोटा देने के लिए तैयार है। तो इस आधार पर फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जितने अग्निवीर आएंगे सबको नौकरियां मिल जाएंगी, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा? आप कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि नौकरी के लिए एक परमानेंट जवान वर्सेस एक अग्निवीर जो है अब देश के अंदर देखने को मिले। इसके ऊपर भी हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन आप कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। बात असम राइफल की। असम राइफल ड्रग फ्री नॉर्थ ईस्ट तो कर ही रही है, ड्रग मिलिटेंसी फ्री नॉर्थ ईस्ट भी असम राइफल करने में लगी हुई है। और लगातार आतंकी संगठनों पर असम राइफल का प्रेशर बना हुआ है। यही कारण है कि या तो जो नॉर्थ ईस्ट के आतंकी संगठन थे वो भारत की जमीन छोड़कर म्यांमार भाग चुके हैं, या फिर जो बचे खुचे हैं वो भारत के आगे सरेंडर कर रहे हैं। दरअसल एक उल्फा आई के कैडर ने, जो खुद को सेकंड लेफ्टिनेंट कहता था, उसने असम राइफल के प्रेशर में आकर सरेंडर कर दिया है और मेन धारा में अब वो लौट आया है। ये एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि जरूरी भी है कि जो बच्चे गलत राह पर चल चुके हैं, जो नौजवान गलत राह पर चल चुके हैं, उन्हें वापस मुख्य धारा में लाया जाए। तो उल्फा, जिसने NSCN के साथ मिलकर कुछ हमले असम राइफल पर किए, अब असम राइफल लगातार उल्फा के कैडर्स के ऊपर सिकंजा कस रही है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले में प्रतिबंधित संगठन उल्फा आई का एक हार्डकोर उग्रवादी मंगलवार को सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में लौट आया। अधिकारियों ने जानकारी दी है। रक्षा प्रवक्ता के अनुसार होरू चिंघान क्षेत्र में उल्फा आई के एक सक्रिय कैडर की मौजूदगी की खुफिया जानकारी असम राइफल को मिली थी, जिसके बाद खौसा बटालियन ने एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया।
संदिग्ध स्थान पर पहुंचने के बाद सुरक्षा बलों ने स्थानीय स्रोतों को सक्रिय कर उग्रवादी से संपर्क स्थापित किया और आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया। लगातार अभियान के दबाव और सतत वार्ता के बाद उग्रवादी ने हिंसा का रास्ता छोड़ने और आत्मसमर्पण करने पर सहमति जताई। इसके बाद उसे सीओबी नोगलो में हिरासत में ले लिया गया। आत्मसमर्पण करने वाली उग्रवादी की पहचान स्वयंभू सेकंड लेफ्टिनेंट बिटुल बरुआ के रूप में हुई है। उसने एक .40 कैलिबर की पिस्टल, एक मैगजीन और .40 कैलिबर के 2 जिंदा कारतूस भी उसके पास बरामद हुए हैं। यार आप अपनी डिबेट कराइए, बड़वागिरी दलाली कराइए। अबे जा। अरे ठीक है, ये भाषा नहीं है। नहीं मैं बोलूंगा ना, जैसे वो भाषा बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है? आया चल, क्या बोल रहा है? अबे जा। अरे ठीक है, ये भाषा नहीं है। नहीं मैं बोलूंगा ना, जैसे वो भाषा बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है? चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा और दूसरी तरफ हैं कर्नल दानवीर। दोनों के बीच बहुत ज्यादा कहासुनी हो जाती है और बात गाली गलौज तक पहुंच जाती है। जो तेवर कांग्रेस के प्रवक्ता के थे वो भी गलत, लेकिन जिस लहजे से कर्नल दानवीर बात कर रहे हैं आजकल वो भी गलत है, क्योंकि यही वो कर्नल दानवीर हैं जिन्होंने मेजर जनरल विशंबर दयाल सर के साथ भरे स्टूडियो में क्या कुछ किया था, वो वीडियो मैंने आपको दिखाया था। दरअसल एक नया तरीका गोदी मीडिया का बन चुका है, खासकर न्यूज 18 का, कि आर्मी के कर्नल जनरल को बुलाओ, खासकर वो जो बीजेपी सपोर्टेड हो, बीजेपी सपोर्टेड माइंडेड हो। आप ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि कर्नल दानवीर डीडी न्यूज में काम करते हैं और वो सरकारी चैनल है, तो सरकार का पक्ष रखना सर की मजबूरी भी है। और तो वहां वो बुलाए जाते हैं ऐसे जनरल्स, ऐसे कर्नल्स को। एक तरफ वो जो कांग्रेस के सपोर्टर हो, एक तरफ वो जनरल्स जो बीजेपी के सपोर्टर्स हों, और फिर जिस प्रकार से गोदी मीडिया हिंदू मुसलमान में मुर्गों का नाच लड़ाई करवाया करता था ना, वैसे अब 2 जनरल्स को, एक कर्नल और एक जनरल्स को, एक कांग्रेस के प्रवक्ता और एक मिलिट्री मैन को लड़ा दिया जाता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबने पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है तो यार अपना रैंक छोड़ दीजिए, कम से कम आप पॉलिटिक्स में आइए। फिर अपने आप को कर्नल जनरल मत बोलिए, टीवी पे आके आप खूब लड़िए, खूब अपनी पार्टी का पक्ष रखिए। अपने रैंक को छोड़ दीजिए, साइड में रख दीजिए उसको फिर, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, गलत मैसेज जाता है जब इस प्रकार से एक कर्नल, एक जनरल या एक कर्नल के साथ किसी पार्टी का प्रवक्ता इस प्रकार की बात करता है। आप कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बात भारत और जापान के युद्धाभ्यास की करेंगे। दरअसल जापान की आर्मी धर्म गार्जियन अभ्यास के लिए जो है वो भारत में है, और उन्होंने होली भी खेली जापानी सैनिकों ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर। लेकिन उसके बाद दोनों देशों की सेना एक बार फिर से अभ्यास में जुट चुकी है। अभ्यास का मकसद साफ है, एक दूसरे की युद्ध कला को समझना, एक दूसरे के अंदर कोऑर्डिनेशंस पैदा करना, और साथ ही में काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वारफेयर में महारत हासिल करना। क्योंकि भारत जापान का साथ आना इसलिए जरूरी है क्योंकि चाइना भारत के लिए भी खतरा है, तो जापान के लिए भी बड़ा खतरा बना हुआ है। दोस्तों, जापान की आर्मी भारत में है। दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास चल रहा है धर्म गार्जियन के नाम से, जिसका 7वां संस्करण है ये। उत्तराखंड के चुबोटिया में भारत और जापान के सैनिकों के बीच सैन्य अभ्यास चल रहा है। 2 हफ्ते तक ये अभ्यास चलेगा। दोनों देशों की सेनाओं ने मिलकर होली भी मनाई, लेकिन अब फिर से सैन्य अभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं जुट चुकी हैं। दरअसल किस प्रकार से आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना कार्रवाई करती है, जंगल वॉरफेयर में किस प्रकार से इंडियन आर्मी लड़ती है या जापान की आर्मी लड़ती है, ये एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस को, अपनी तकनीक को साझा किया जा रहा है। भारत और जापान हिंद
प्रशांत महासागर में दोनों अहम देश हैं और चाइना के खिलाफ दोनों खड़े हैं और चाइना के एग्रेसिवनेस का ये सामना भी कर रहे हैं। 120 सैनिक जो हैं वो इस पूरे अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। जापान की 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवान आए हैं, जबकि भारतीय सेना की ओर से लद्दाख स्काउट्स के सैनिक इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। धर्म गार्जियन का उद्देश्य क्या है इस अभ्यास का? अभ्यास में धर्म गार्जियन का मुख्य उद्देश्य शहरी वातावरण में संयुक्त अभियानों को अंजाम देने की क्षमता को विकसित करना और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। 2 हफ्तों तक ये सैन्य अभ्यास चलेगा। जापान अपनी तकनीक भारत को दिखाएगा तो भारत अपना युद्ध कौशल जापान को दिखा रहा है। सर जय हिंद। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश, ऑलवेज अ प्लेजर आपके साथ। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल ईरान, अमेरिका, इजराइल की जंग पर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। 6ठा दिन है सर, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी जंग जारी है। ईरान की तरफ से भी हमले हो रहे हैं, इजराइल अमेरिका की तरफ से भी हवाई हमले दोनों तरफ से जारी हैं। इस बीच सऊदी यूएई अब ईरान से आने वाले ड्रोन्स का जो है उनको अटैक कर रहे हैं, उनको गिरा रहे हैं। किस तरफ इस 6 दिन के बाद किस तरफ आप इस जंग को जाता हुआ देख रहे हैं और क्या वाकई में अमेरिका इजराइल हवाई हमलों से इजराइल को घुटनों के बल ला सकते हैं? कोई पॉसिबिलिटीज की दिख रही है सर? बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये हम लोगों ने, कम से कम मैंने तो नहीं सोच पाया था कि ईरान जो है इस तरह का पलटवार करने की काबिलियत रखता है। बिकॉज जिस प्रकार से उन्होंने जोश, जज्बा, जुनून दिखा करके पलटवार किया और खासकर जिस प्रकार से उन्होंने अमेरिका के साथ खड़े होने की टक्कर ली, जब कि अगर अब देखा जाए तो ईरान के पास आज की तारीख में उनकी टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी थी। उनके पुराने जो सुप्रीम लीडर थे खामेनी, उनके बेटे जो है मुश्तबा जो है अब सुप्रीम लीडर नियुक्त किए गए हैं। उनके जो टॉप लीडरशिप है IRGC की, उनकी फौज की, उनकी नेवी की, वो सब खत्म हो चुके हैं। उनकी जो नेवी है तकरीबन मैं कहूँगा खत्म हो चुकी है। उनकी जो हवाई स्पेस है ईरान का, उसके ऊपर पूरा काबू कब्जा अमेरिका और इजराइल का है। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान के पास जो कहा जाता है, कोई बोलता है 3000, कोई बोलता है 5000, कोई बोलता है 10,000 तक इनके पास मिसाइलें हैं। उम्मीद की जाती है कि तकरीबन 5000 मिसाइल और 1000 से ज्यादा ड्रोन अभी तक ईरान ने फायर किए हैं, जिसका नुकसान जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। क्योंकि जो एयर डिफेंस की काबिलियत 19 एयर बेसिस जो अमेरिका के मिडिल ईस्ट में है, प्लस आयरन डोम की काबिलियत जो इजराइल के पास है, प्लस उस 12 दिन की पिछले युद्ध के बाद जो तैयारी सबने की थी, ये समझ करके कि इस तरह की नौबत आएगी, और पिछले 1.5-2 महीने से लगातार जिस प्रकार से अमेरिका धीरे धीरे करके ईरान को घेर रहा था वेनेजुएला के बाद, तो ये साफ जाहिर हो रहा था कि ये तो होना ही था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से ईरान अपने आप को मैं कहूँगा कई बार ऐसे लगता है जैसे जब दिया बुझता है तो बुझने से पहले बहुत ज्यादा रोशनी देता है और उसके बाद वो बुझ जाता है। कितना भी हो, कितना भी जोश हो, कितना भी जज्बा हो, जुनून हो, लेकिन एक उसकी भी हद होती है, और वो हद जब तक आपके पास मिलिट्री इक्विपमेंट वो ना हो और इतने सालों से सैंक्शन आप झेल रहे हो, तो आपके पास अमूमन इतना भी हो नहीं हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ईरान अब जो है, ऐसे मेरा अंदाजा है कि अगले 72 घंटे के अंदर ये साफ जाहिर हो जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी। यानी कि क्या ट्रंप जो कह रहे हैं कि 4 से 5 दिन तक, 4 से 5 हफ्ते और ये युद्ध चलेगा, या उनका मकसद ये है कि पूरा ही तेहरान को गाजा बनाने का है या क्या है। पर जब तक ईरान को शायद अब सोचना पड़ेगा, और नए सुप्रीम लीडर के नीचे कि तो जो उन्हीं के लड़के थे, तो उनको तो सबका ज्ञान है, IRGC का पूरा सपोर्ट है उनको,
कि क्या वो लड़ना चाहेंगे या बातचीत के द्वारा इस मसले को हल करना चाहेंगे। राजीव, लेकिन क्या जो एम अमेरिका लेकर चल रहा है, रेजीम चेंज की बात है, न्यूक्लियर की बात है, मिसाइलों की बात है, और उससे भी बड़ी बात जो जमीन के नीचे खजाना है, तेल है, उसके ऊपर ट्रंप साहब की नजर है डॉलर को मजबूत करने के लिए। क्या जब तक आप फुट ऑन द ग्राउंड्स नहीं उतारेंगे, जब तक आप आईआरजीसी को खत्म नहीं करेंगे, ईरान की सेना के साथ आप लड़ेंगे नहीं, तब तक क्या हवाई बम्बार्डमेंट से ये चीजें अचीव की जा सकती हैं सर? देखिएगा, ये जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, और यही कारण है कि जिसके लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर इन्होंने उसकी पूरी तैयारी कर रखी है। और कुर्दिस्तान को लेकर के वहां पर मुझे लगता है एक तरीके से इंजीनियर है, और जो ईरान है उसमें तकरीबन 60% आबादी पारसियों की है, जो पर्शियन बोलते हैं। तकरीबन 12-12.5% आबादी कुर्दों की है। तकरीबन उतने ही 10 से 12% आबादी अजीरों की है जो अजरबैजान के हैं। 4 से 5% आबादी बलूचियों की है। तो कुर्द जो लोग हैं जिनको हर हमेशा अपनी आजादी के लिए ऑटोमन एम्पायर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जिसका खात्मा हुआ, उसके बाद कुर्द जो है उनकी जो उनका उन्हें लग रहा था कि उनके अस्तित्व को जो है उसको दफनाया गया, जिसके कारण जिसमें तुर्की ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि कमाल अतातुर्क ने ऑटोमन एम्पायर के बाद वहां पे कमान संभाली। वहां पे ईरान ने उनको पलने फूलने नहीं दिया, उधर सीरिया इराक ने पलने फूलने नहीं दिया। तो कुर्दिस्तान जो है एक जो जिसके बीच में एक जबरदस्त आक्रोश है, वो आक्रोश का फायदा अमेरिका उठा रहा है। और अमेरिका अब बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है, और लेकिन पूरे आसमान पे उसका बोलबाला है। अब धीरे धीरे करके मुझे लगता है समुद्र में भी उसका बोलबाला हो जाएगा, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी खुल जाएगा 100%। तो ऐसे इसमें बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं रखने के कारण जो आप प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, तो वो कुर्दिस्तान जो कुर्द लोग हैं वो ही उठ करके अब लड़ना शुरू कर रहे हैं। तो वो अगर लड़ना शुरू करते हैं तो आईआरजीसी जिसके क्योंकि जो तकरीबन जिसकी अपनी एयरफोर्स है, अपनी आर्मी है, अपनी नेवी है, अपना इंटेलिजेंस है, और जो वहां पे पूरा इंटरनल सिक्योरिटी के भी उसके ही आर्म्स है, और वो ही सुप्रीम कमांडर का दाहिना हाथ है, तो उनके ऊपर जबरदस्त जोर पड़ेगा। क्योंकि वो अब उन्होंने उनका दूसरा फ्रंट खोल दिया अमेरिका ने कुर्द के साथ लड़ने के लिए। तो अगर वो भी फ्रंट खुला है तो बूट्स ऑन ग्राउंड तो ऑटोमेटिकली अमेरिका के नहीं होंगे, तो उन्हीं के अंदरूनी ही इंप्लोजन होकर के एक दूसरे से लड़ना वो शुरू करेंगे। जिससे कि जैसे सीरिया में अमेरिका ने किया, अल असद चले गए रशिया में, और अल शहर जो है उनके जो नए राष्ट्रपति है वो कल तक तो आतंकी माने जाते थे, आज वो सीरिया के राष्ट्रपति हैं। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी होने की उम्मीद लगा सकते हैं। तो काफी कुछ फ्लेक्स है। मुझे लगता है हम लोगों ने 72 घंटे, एक हफ्ता अधिक देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से ईरान बार बार कह रहा है कि हमने 600 अमेरिकन सैनिक मार दिए, और उनकी प्रेस ब्रीफिंग में व्हाइट हाउस के आते 3 या 4 या 5 ही अमेरिकन सैनिक मारे गए हैं। तो पहला ही एक मैं कहूँगा कैजुअलिटी जो होता है लड़ाई में वो है सच्चाई। अब सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी तो हफ्ते भर में शायद पता चल जाए। एक सवाल इस मुद्दे से और जुड़ा हुआ, क्योंकि मैं देख रहा था कि इराक के खिलाफ भी इसी प्रकार का एक प्रोपोगंडा, केमिकल, बायोलॉजिकल वेपन्स को लेकर अमेरिका ने, ब्रिटेन ने किया, और सद्दाम हुसैन को आपने फांसी पर लटका दिया। उसके बाद आप कहते हैं कि वहां पर कुछ नहीं मिला, ब्रिटेन ने तो माफी तक उसके लिए मांगी। अब मैं देख रहा था कि 2004 से ही इजराइल ये हल्ला कर रहा था कि ईरान 15 दिन के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स बना लेगा, ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के करीब है। 2004 से ये चीजें शुरू हो गई थी, 2026 आ गया, अभी तक ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना पाया। कहीं ऐसा ना हो कि इस जंग के 10 साल बाद भी कुछ ऐसा ही हो कि भाई कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, लेकिन तेल पर अमेरिका की नजर थी, तो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर वहां पर एक ऐसा कॉवर्ट ऑपरेशंस कर दिया। कैसे आप देख रहे हैं सर, क्योंकि अमेरिका का इतिहास कुछ ऐसा ही रहा है। राजेश, आपने सबसे अहम मुद्दा उठाया है, इसमें कोई शक नहीं कि तेल के ऊपर नजर है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना
इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि तेल जो है ईरान के पास, उसके पास भंडार है, वेनेजुएला के पास विश्व का तीसरा सबसे बड़ा भंडार उधर है। तो अगर आप देखें जिस तरीके से भंडार इनके पास तेल का है, लेकिन उस तेल के ऊपर जो जिसका उसका इस्तेमाल चीन कर रहा था, 85% तेल वेनेजुएला से चीन उठा रहा था। 400 अरब डॉलर का 30 साल का ट्रेड ट्रीटी दस्तखत हुआ है चीन का ईरान के साथ, यानी कि ईरान तेल उठाएगा, चीन तेल उठाएगा ईरान से, और पैसे किस में देगा? डॉलर में नहीं होंगे, वो उनकी करेंसी में, और जो आपको चीन से सामान चाहिए वो उसको सामान देंगे, यानी कि यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर। और ऐसे हालात में अमेरिका को ये चीज पसंद नहीं है। अमेरिका ये कह रहा है हमें तेल देने में कोई ऐतराज नहीं है, हमारे को इस तेल की जरूरत नहीं है, हमारे पास तेल काफी है, लेकिन इस तेल के ऊपर कंट्रोल जो है वो अमेरिका का होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इस तेल की बिक्री डॉलर पे होगी, ना कि आपके करेंसी पे होगी, क्योंकि अमेरिका डॉलर प्रिंट करता है जैसे कागज प्रिंट करता है, और उसका कोलैटरल जो है वो यही है, सबकी संधियां, कि भाई आप मेरा ही डॉलर के ऊपर खरीदोगे। तो अगर मैं कोई अपना पैसा देता हूं तो वो कहेगा नहीं, इसको आप डॉलर में कन्वर्ट करो और आप दो। अगर मैं कहता हूँ कि भाई मेरे 92 रुपए हैं, ये लो 92 रुपए मेरा, वो बोलते हैं ना मुझे $1 दो, मुझे $1 चाहिए, मुझे 92 रुपए नहीं चाहिए, मुझे $1 दे दो। तो ये जो अमेरिका जबरदस्ती कर रहा है पूरे विश्व भर में, जिसका जो मैं कहूंगा फाउंडेशन हेनरी किसिंजर ने ले किया सऊदी अरेबिया के साथ, और सऊदी अरेबिया को जब तेल आया, और सऊदी अरेबिया में जो तरक्की आज हम देख रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, ये तरक्की डॉलर के कारण हुई, कि अमेरिका ने कहा कि आप सब तेल बेच सकते हैं, आपके तेल के बेचने में हमारे को कोई बंदिश नहीं है, पर तेल बिकेगा डॉलर में बिकेगा, अगर वो है तो आप हमारे साथ है, नहीं है तो मुश्किल है। तो जैसे आपने दूसरा प्रश्न उठाया सद्दाम हुसैन के बारे, सद्दाम हुसैन अगर देखें तो ये अमेरिका का ही आदमी था, अमेरिका का ही आदमी उन्होंने उधर बिठाया था इस मकसद के लिए, लेकिन तेल के ऊपर जब उन्होंने अपनी सोच शुरू कर दी तो उनको हटा दिया गया। वैसे ही ईरान में भी हुआ, शुरुआत में ये तेल की पूरी जिम्मेवारी यूके की थी, पर जब तेल यहाँ पर नेशनलाइज हुआ, और उसके बाद भी राजा पहलवी आए, और मोहम्मद राजा पहलवी आए, और फिर उनको 1979 में हटाया गया, और 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद वहां पे फिर 1980 से लेकर के 1988 तक 1988 तक इराक और ईरान का युद्ध हुआ, जिसमें फिर हमने देखा क्या हुआ। तो ये जो है लगातार इस तरह की जो कार्रवाई है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरीके से हम कहते थे कि सद्दाम हुसैन के पास तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कुछ भी नहीं निकला, सद्दाम हुसैन की गई जान, ऐसे इधर नहीं है। ईरान के पास न्यूक्लियर है, वो खुद भी कहते हैं, और यही नहीं, जो मोहम्मद राजा पहलवी, जो जिनके बेटे राजा पहलवी आज वॉशिंगटन में बैठे हैं, जब 1952 के आसपास एटम ऑफ पीस करके डॉक्टर हाइजेनहावर के नीचे पीटी दस्तखत की गई, जिसमें ईरान को अमेरिका ने ही न्यूक्लियर दिया, पर पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर दिया। तो वो जो पीसफुल पर्पसेस के न्यूक्लियर दिया ईरान को, तो मोहम्मद राजा शाह पहलवी ने गलती से कहे यार कुछ गड़बड़ हो गई, 1954 में 54 में उन्होंने इस बात का दावा किया कि आज हम बिजली पैदा कर रहे हैं, आज हम इससे एग्रीकल्चर और मेडिसिन का फायदा लेंगे, और कल हम इससे बम बनाएंगे। उन्होंने वो फिर अपना स्टेटमेंट वापस किया। 1954 की बात कर रहा हूँ, 53, 54, आप तो 2004 की बात करें। तो लगातार ईरान जो है इस बात पे लगा रहा, और कंडोलीजा राइस ने भी कई बार अपनी किताब में लिखा है कि जब भी वो जाती थी सब जगह घूमने के लिए, तो सब कोई बोलता था कि ईरान ही उसका दुश्मन है, क्योंकि ईरान जो है वो शिया है और पर्शिया है, और ये अरब है और सुन्नी है, तो दोनों की सभ्यताएं अलग है, दोनों की भाषाएं अलग है, दोनों की सोच अलग है, तो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। और इन दुश्मनी को नजदीकी लाने में चीन ने मध्यस्थता की, जब चीन ने ईरान और सऊदी अरेबिया को बीच में संधि की कि दोनों दोस्त बन नहीं पाए। और आप देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है। तो ये कहना कि ईरान के पास खोदा पहाड़ निकली चुहिया नहीं है, उनके पास चुहिया छुपी हुई है और बिल में है, नीचे है, और अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है निकालने के लिए। कहा जाता है कि अमेरिका ने उनके तकरीबन न्यूक्लियर का जो
उनकी जो सोच थी उस सोच को तो बिल्कुल ही नाकामयाब कर दिया। उसके पूरे आसमान के ऊपर उन्होंने पूरा ही अपना दबदबा मचा रखा है। और इस तरीके से उनकी नेवल, जिस प्रकार से उन्होंने नेवी के सारे जो कार्रवाई हुई उनके शिप्स को बर्बाद करने के बाद, तो मुझे लगता है अमेरिका ने अब समुद्र के ऊपर, आसमान के ऊपर, जमीन पे कोर्स के द्वारा बूट्स ऑन ग्राउंड की जगह रिप्लेसमेंट अपने ला करके, और जिस प्रकार से लगातार मिसाइल साइट्स के ऊपर अब अमेरिका दबाव डाल रहा है। और जब तक ये ईरान मिडिल ईस्ट में सिर्फ अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमला कर रहा था, तब तक किसी को शायद ऐतराज नहीं था। लेकिन अब जब उन्होंने मॉल्स के ऊपर, होटल के ऊपर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उनके आरामको के रिफाइनरी के ऊपर, कतर के गैस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, तो उसके ऊपर जब हमला शुरू कर दिया, तो ये अरबी लोग भी अब फारसी के बरखलाफ हो गए। जो इकट्ठे हम कह रहे थे कि शिया सुन्नी पूरा उम्मा करके मिल करके लड़ेगा, तो उसमें फूट पड़ गई, क्योंकि इन्होंने उनकी जो तरक्की थी, उनकी तरक्की के ऊपर अपना मतलब हम तो डूबे सनम, उन्हें भी ले डूबेंगे वाले में तो ईरान अब मारा गया है। और अब ईरान को शायद इसकी सजा पानी पड़ेगी। अकेला ईरान पड़ गया। बस एक आखिरी सवाल है सर, छोटा सा सवाल, माफी चाहूंगा, लेकिन सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल अमेरिका ईरान की जंग का आज 5वां दिन है और इस जंग पर बात करना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में हमले किए हैं और जिस प्रकार से तेल अवीव में उसकी मिसाइलें पहुंची हैं, कैसे आप इस पूरे जो 5 दिन की जंग है उसको देख रहे हैं? क्या अंडर एस्टिमेट अमेरिका ने, इजराइल ने ईरान को कर लिया था, या अगर ये कार्रवाई नहीं होती अभी तो आने वाले वक्त में ईरान और पावरफुल बन जाता, जिस कारण ये कार्रवाई जरूरी थी? सर हाँ राजेश, पहली बात है अंडर एस्टिमेट वाला सवाल जी। देखो 28 दिसंबर को हजारों लाखों की तादाद में प्रोटेस्टर्स जो हैं ईरान की सड़कों में आ गए थे। 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शनकारी सड़क पर आ गए थे। उन्होंने सरकारी प्रतिष्ठानों को आग लगा दी, सरकारी गाड़ियों को आग लगा दी, IRG के यूनिट्स पर हमला करना शुरू कर दिया। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका और इजराइल को लगा कि एक बेहतरीन मौका है कि वो भी बाहर से थोड़ा सा हल्का सा पुश देंगे और ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड है वो बहुत ही मजबूत निकली और उसने 14 जनवरी आते आते भीड़ पर काबू पा लिया और 16 जनवरी आते आते सारी भीड़ को वापस अपने घर में भेज दिया। इससे हुआ क्या? हुआ ये कि अमेरिका जो बाहर से पुश देने की योजना बना रहा था वो नाकामयाब हो गई, क्योंकि वो लेट हो गया बाहर से धक्का देने में। तो अब जब फाइनली अमेरिका ने बाहर से धक्का दिया इजराइल की मदद से, ठीक है, उससे ईरान के अंदर नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन क्योंकि अंदरूनी बलवा ईरान के अंदर जो विरोधी थे आयतुल्लाह खामेनी के, वो इजेंजी के बच्चे ज्यादा थे, वो सड़कों पर नहीं आए। अगर आप देखो हमला चालू किया अमेरिका, लेकिन मैं कुछ ऐसी तस्वीरें देखी कि खामनेई की मौत का जश्न ईरान के अंदर मनाया गया और काफी जैनजी ने जश्न मनाया। सर खुश तो लोग हैं कि ये, क्योंकि वो बच्चे भी तो आजादी चाहते हैं सर, हमें उस एंगल से भी देखना होगा। हाँ देखो, जब 28 फरवरी को बॉम्बिंग चालू हुई और खबरें आने लगी कि खामेनी की मौत हो गई है, कुछ जगह पर थोड़े से बच्चे सड़कों पर आए और खुशियां मनाई उन्होंने। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जो फैक्ट चेकर्स हैं कि वो जो ईरानी बच्चे खुशियां मना रहे हैं वो वीडियो ईरान के अंदर के नहीं थे, वो उन ईरानियों के थे, उन ईरानी स्टूडेंट्स के थे जो कि यूरोप में, अमेरिका में बस गए हैं। अब देखो, जाहिर बात है आयतुल्लाह खामेनी किसी भी देश में कोई भी नेता, अमेरिका में भी कोई भी नेता हमेशा सबको पसंद तो आता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग 2 महीने पहले तक 56% थी और अब डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग गिर के 43% हो गई है। तो भारत में भी ऐसा हम देख चुके हैं, डेमोक्रेसीज में होता है, सभी देशों में ऐसा होता है कि कोई भी नेता हमेशा मोस्ट पॉपुलर नहीं रहता है या मोस्ट पावरफुल नहीं रहता है।
अमेरिका ने सोचा था कि जब बमबारी चालू होगी 28 फरवरी से चालू हुई, तो 1 मार्च की सुबह को अमेरिका उम्मीद कर रहा था, 2 मार्च की सुबह पे डोनाल्ड ट्रंप भी उम्मीद कर रहे थे कि जेंजी लाखों की तादाद में सड़कों में आ जाएंगे और खोमेनी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, आग लगाना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जब तक अमेरिका 2000-4000 बॉम्ब गिराएगा, इससे ईरान को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन सरकार नहीं। 2-3 पॉइंट और समझना चाहता हूं इसी से कि क्या अब जेनजी तो आया नहीं, तो अमेरिका फुट ऑन दी ग्राउंड उतारने के बारे में सोच सकता है? क्या उनकी थल सेना, जिसमें हम थोड़ा सा मिडिल ईस्ट के देशों की सेना को भी जोड़ लें, क्या कोई मिलकर ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं? क्योंकि ये ऊपर से हवाई पटाखे फोड़ने से अगर किसी को लगता है कि ईरान घुटनों के बल आ जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि वो गलतफहमी में जी रहे हैं। आपको IRGC को तो खत्म करना होगा। आपका आकलन एकदम 100% सही है। देखो, अब क्योंकि ईरान के अंदर अंदरूनी कोई जलसे या प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, तो अगर अमेरिका को अब सत्ता परिवर्तन चाहिए तो जमीनी रास्ते से फौज को भेजना पड़ेगा। अमेरिका की दुविधा यह है कि बूट्स ऑन ग्राउंड वो डालने से थोड़ा कतराते हैं, क्योंकि अमेरिका में अगर उनके जब डेड बॉडीज वापस जाती हैं, बॉडी बैग्स वापस जाती हैं अमेरिकन सोल्जर्स की, तो अमेरिका में थोड़ा दिक्कत आ जाती है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों को ही यह चीज पसंद नहीं है। अब देखो, अगर अमेरिका डिसाइड करता है कि फौज को जमीन पर उतारना है, तो जाहिर बात है फौज ईरान में कहां से घुसेगी? पर्शियन गल्फ साइड से तो घुस नहीं सकती। फौज घुसेगी कुवैत के रास्ते से घुसेगी, या फौज घुसेगी इराक और ईरान के बॉर्डर से। इराक और ईरान का जो बॉर्डर है 1700 किलोमीटर लंबा है। अब यहां से अगर अमेरिका इराक में अपनी फौजों को तैनात करता है, तो मैं आपको एक मोटा मोटी अंदाजा देता हूं। देखो, जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था 2003 में सद्दाम हुसैन पर, तो उन्होंने वहां पर 70,000 फौज जमा की थी। और इराक देख लो, इराक के मुकाबले ईरान 4 गुना ज्यादा बड़ा है। तो अमेरिका को अगर ईरान पर हमला करना है इराक के रास्ते से, तो 70,000 नहीं, कम से कम 2 लाख फौज जमा करनी पड़ेगी इराक में। मैं एक सिनेरियो आपके सामने और पेश करना चाहूंगा, क्योंकि हाल ही में अब खबर में आ रही थी कि सऊदी अरब से कहा गया है कि हम पर हमले हुए हैं, हम जवाब देंगे ईरान को। ये सऊदी अरब की तरफ से स्टेटमेंट मैं थोड़ी देर में देख रहा था, UAE की तरफ से भी यही आ रहा है। अगर सऊदी अरब वापस ईरान पर पलटवार करता है और ईरान और सऊदी होते हैं, तो जो नेटो जैसा पैक्ट पाकिस्तान के साथ हुआ है, वहां पाकिस्तान को भी फिर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप भी तो यही चाहते हैं। क्या इसीलिए पूरा ये खेल रचा गया था कि अगर सऊदी और ईरान होगा तो पाकिस्तान सऊदी के साथ खड़ा होगा, ईरान को बीच में घेरा जाएगा? कितनी पॉसिबिलिटीज की देख रहे हैं सर? हाँ राजेश, बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है कि सऊदी और पाकिस्तान का एक पैक्ट साइन हुआ है कि कोई हमला अगर एक पर होगा तो उसे हमला दूसरे पर भी माना जाएगा, तो दूसरा उसकी हेल्प के लिए आ जाएगा। अब सऊदी पे ईरान ने अगर हमला किया है, तो क्या पाकिस्तान छलांग मारेगा ईरान के खिलाफ? सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो आम आवाम है, पाकिस्तान में ऊपर जनरल मुनीर को छोड़ दो और उनकी जो सिविलियन कठपुतली सरकार है उसको छोड़ दो, वो तो अमेरिका की जेब में है। आसिम मुनीर भी अमेरिका की गोद में है। इनको अगर छोड़ दो तो पाकिस्तान की जो आम आवाम है वो अपने सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी अगर पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई सऊदी की तरफ से किया। देखो, पाकिस्तान के लोग जो हैं सुन्नी हुए तो क्या हुआ, उनको लगता है, आम जो गरीब पाकिस्तानी है उसको उसकी सहानुभूति ईरान के आम गरीब की तरफ है, भले ही वो शिया क्यों नहीं हो। और एक और चीज बता दूं, पाकिस्तान में अवाम की सुनता कौन है सर? सबसे बड़ा सवाल है कि सुनता कौन है उनकी। उन्होंने तो PTI की सरकार बनाई थी, लेकिन मुनीर ने शहबाज को प्रधानमंत्री बना दिया। बस एक आखिरी सवाल, जिसका एक छोटा सा जवाब चाहूंगा मैं कि क्या, क्योंकि कुर्दों को लेकर खबर आ रही है कि काफी वेपन्स कुर्दों के पास पहुंच रहे हैं और कुर्द एक मोर्चा अब खोल सकते हैं और कुर्दों के जरिए आंतरिक एक विद्रोह कराया जा सकता है, इसके बारे में क्या कोई पॉसिबिलिटी देख रहे हैं आप?
हाँ राजेश, देखो ये कुर्दिस्तान का जो फ्रंट है ईरान के खिलाफ, ये तो अमेरिका पिछले 40 साल से चला रहा है। कुर्दिस्तान है कहाँ? ईरान का जो उत्तरी पश्चिमी कोना है वहां पर होना चाहिए। कुर्दिस्तान के जो लोग हैं, देखो वो कहाँ कहाँ बटे हैं। वो बटे हैं ईरान में। वो उनका एक जो इलाका है वो है इराक में, इराक के उत्तर पूर्वी भाग में। कुर्दिस्तान के लोगों का एक इलाका है सीरिया में, सीरिया के पूर्वी भाग में। कुर्दिस्तान के लोगों का एक इलाका है तुर्की में, तुर्की का जो एनातोलिया प्रांत है, एनातोलिया प्रांत जो तुर्की का है उसका दक्षिण पूर्वी भाग, वहां पर भी कुर्दिस्तान है। तो अमेरिका ने बहुत कोशिश की है पिछले 40 साल से कि कुर्दिस्तान के लोगों को हथियार देकर ईरान के खिलाफ लॉन्च किया जाए। लेकिन ठीक है, वो एक न्यूसेंस वैल्यू हो सकती है कि इधर थोड़ा धमाका, उधर हो गया, उधर थोड़ा धमाका हो गया। लेकिन कुर्द लड़ाके कितने हैं ईरान के अंदर जिनको अमेरिका ट्रेन करके भेज सकता है? करीबन 1500 एस्टिमेट है। तो ये 1500 जो है, ठीक है, नाक में फुरफुरी करेंगे, लेकिन इससे ईरान की सरकार को या आईआरजी को या ईरान की आर्मी जो कि अलग से 6 लाख स्ट्रांग है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता, मैं एग्री करता हूं। लेकिन जब अगर मुल्ला मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप कह देंगे कि आप भी जाइए थोड़ा सा, तो क्या मुनीर मना कर पाएंगे? शायद मेरे लिए लगता है कि बहुत मुश्किल होगा मुनीर के लिए मना करना। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, इंडियन आर्मी के जवानों पर खाकी के हमले लगातार जारी हैं। एक बार फिर से एक जवान के घर में घुसकर पुलिस वाले ने हाथापाई की है, और उससे भी बढ़कर कि सड़कों पर भी इंडियन आर्मी के जवानों को पीटा जा रहा है। और वो तस्वीर भी मैंने आपको मथुरा से दिखाई थी। बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि अगर इसी प्रकार से इंडियन आर्मी के जवानों पर हाथ समाज में उठाया जाता रहा, पुलिस इसी प्रकार से घर में घुसकर थप्पड़ मारती रही, तो यकीन मानिए कि आने वाले वक्त में कोई भी फौज में जाना नहीं चाहेगा। इसके ऊपर बातचीत करेंगे दोस्तों, लेकिन पहले ये खबर है क्या पूरी, ये जान लीजिए आप। तस्वीरें आप देख चुके हैं, मैं तस्वीरें भी आपको साथ साथ में दिखाऊंगा, लेकिन इस तस्वीर खबर को समझ लीजिए। नहीं पता है इतना दरअसल दोस्तों, ये जो वीडियो सामने आया है, ये वीडियो उत्तर प्रदेश के मथुरा से सामने आया, जहां पर एक पुलिस अधिकारी पर आरोप है कि वह एक घर में घुसा और तुरंत लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। दरअसल मथुरा के चौमुहान इलाके में छुट्टी पर घर आए भारतीय सेना के जवान राधा चरण ने जयंत पुलिस स्टेशन के अंतर्गत अजय चौकी के प्रभारी पर मारपीट करने और अपशब्दों के इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं। राधाचरण अपने दोस्त महेश से मिलने गए थे, जो कि बीएसएफ में ही जवान हैं। यानी कि जो राधाचरण हैं वो इंडियन आर्मी के जवान हैं, जिनके घर वो गए थे, दोस्त के घर, महेश के घर, वो बीएसएफ के जवान हैं। जब पुलिस उनके दोस्त को हिरासत में लेने पहुंची, यानी कि बीएसएफ जवान को, तो राधाचरण ने कथित तौर पर उनसे पहले एक छोटे बच्चे को उनकी मां को सौंपने का अनुरोध किया। आप भी वीडियो में देखिए कि जो बीएसएफ का जवान है उसकी हाथ में, गोदी में एक बच्चा है, और जो इंडियन आर्मी का जवान है वो पुलिस से कहता है कि आपने जो कार्रवाई करनी है आप करिए, लेकिन पहले बच्चे को मां को सौंपने दीजिए, ऐसा ना हो कि बच्चे को चोट लग जाए।
इससे चौकी कमांडर कथित तौर पर क्रोधित हो गए और उन्होंने राधाचरण के साथ दुर्व्यवहार किया और यहां तक कि सेना के बारे में भी अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया, इस प्रकार के आरोप लगे हैं। ऐसे समय में जब पूरा देश होली मनाने की तैयारी कर रहा है, लोग उत्सव मनाने की तैयारी में हैं, उस बीच सेना के जवानों के साथ इस प्रकार का व्यवहार, हो सकता है बीएसएफ जवान ने कुछ गलत किया हो, आप उसको लेके जाइए, सजा देने का काम न्यायालय का है। हाथ उठाने की परमिशन कौन दे देता है, यह समझ से परे है। चाहे पुलिस की बात करें और कई ऐसे इंसिडेंट आ चुके हैं, और चाहे या सिविलियन की बात करें, टोल कर्मियों की बात करें, जिसका दिल आ रहा है वही दो लगाकर इंडियन आर्मी के जवानों को चला जाता है। और अगर यही हाल रहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, और कोई भी आने वाले वक्त में सोचेगा कि भाई क्यों हम इंडियन आर्मी में जाएं, इंडियन आर्मी में जाने से अच्छा हम पुलिस में जाएं, कम से कम कोई हाथ तो नहीं हमारे ऊपर उठाएगा, कोई माई का लाल दिखा दे पुलिस वाले पे हाथ उठाकर। आर्मी के जवानों के ऊपर तो मतलब हर दिन 1 या 2 वीडियो ऐसे आ जाते हैं जहां पर जवानों के साथ मारपीट की जा रही है। मैं उसे होली की शुभकामनाएं देने के लिए आया था 11 बजे के समथिंग। तो हम लोग घर पे ही थे बैठे हुए, वो आए अचानक, उनने इससे बदतमीजी से बोला। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा मैं फौजी हूँ और मेरे को जा रहे थे लेके, मैंने बताया मैं फौजी हूँ, पड़ोसियों से मिलने के लिए आया हूँ, मेरा इसके केस से कोई वो नहीं है मतलब। लेकिन उन्होंने मेरे साथ जो हाथापाई की है, मेरे को थप्पड़ मारे हैं, सीसीटीवी फुटेज है। मेरा क्या दोस्त था भाई, पड़ोसी हो या मित्र हो या फौजी हो, एक मिलने के नाते गया था मैं तो इससे। मारपीट से पहले कोई बातचीत हुई थी? मारपीट से पहले उसने बोला ये इसका भाई है, तो इसको वो जा रहे थे लेके। मैंने बोला इसकी गोदी में बच्चा है, इसको देने दो, और इसका इस केस से कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है, मेरे को मतलब उसे छोड़ दो, इसका क्या हुआ मान के साले इसको छोड़ो, इसे पीटो। उन्होंने फिर मेरे को पीटा, जबकि मेरा इस केस से कोई मतलब नहीं है। मान के साले तेरी जो दादागिरी है फौज में चलती होगी, इधर पुलिस की, और तेरे को झूठे केस में फंसा दूंगा मैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसी उसने मेरे को धमकियां दी। मथुरा से एक वीडियो और सामने आया जहां पर सड़क पे जवान अपनी फैमिली के साथ दवाई लेने जा रहा है और जवान के ऊपर हाथ उठा दिया जाता है और 4-5 मुस्टंडे मिलकर लाठी डंडों से जवान को पीटते हैं। वाइफ उनकी चिल्लाती रहती है लेकिन वो पीटते रहते हैं, लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं। इधर आया जो है ना वो शुरू इस पर यहाँ पर रोक नहीं लगाएगी और देश के रक्षा मंत्री ने कुछ बोला नहीं या प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई बयान नहीं आया तो समझिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर समाज में रहना, आर्मी के जवानों को भी समाज में रहना, क्या इज्जत रह जाएगी। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा आप। तुम्हें नहीं पता है इतना दिन से भागेगा।
भरने से चलेगा। इधर आया इधर आया